जैसा है नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है कि नितिन गडकरी के बेटे को जो प्रॉफिट है वो 17 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ के ऊपर कैसे हो जा रहा है एक साल के अंदर अंदर। कौन सा ऐसा जादू जानता है नितिन गडकरी का बेटा, इंडिया का बेटा, ऐसा कौन सी काबिलियत है उसके अंदर कि वो 28-29 साल का लड़का जिसको कि ठीक से बैट पकड़ना नहीं आता, वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का चीफ बन जाता है। वो कोविड के बाद पिछले 4 सालों में एफडीआई का जो इनफ्लो है वो एनुअली लगभग 0.3% रहा है और जो आउटफ्लो है एफडीआई का उसका प्रतिशत है लगभग 19%। आखिरकार पिछले 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि भारत में बहुत तेजी से एफडीआई आया, ये सारा स्कोप ही बिल्कुल पलट गया। भारत लगातार नीचे जा रहा है, लगातार सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, और भारत की जो छवि बन रही है विदेशों में वो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। और वो एफडीआई ही नहीं, आने वाले सालों में समस्त चीजों को भारत में आने से रोक देगी। इस समय सुप्रीम कोर्ट भी कुछ जल्दबाजी में है, कुछ सरकार की गोदी में बैठना चाहता है, कुछ अपने आप को निष्पक्ष दिखाना चाहता है। इसलिए उसका यदि हम पूरा ऑर्डर पढ़ते हैं तो लिखते हैं कि ये मतदाता सूची के लिए तो दस्तावेज है, लेकिन हम आधार को नागरिकता का दस्तावेज नहीं मानेंगे। अब आप बताइए, यदि मैं नागरिक नहीं हूँ तो मतदाता कैसे हूँ? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। यदि मेरा ये अभी एक निजी चैनल के प्रोग्राम में 3 इलेक्शन कमिश्नर ने ज्ञानेश कुमार के बिहेवियर और एटीट्यूड की आलोचना की। इलेक्शन कमीशन की जो भाजपा के साथ जुगलबंदी चल रही है इस देश में, पूरी इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पटरी से उतारने की, ये उस पूरी प्रक्रिया का एक छोटा सा पड़ाव है। मुझे ऐसा लगता है, और आपने अपनी देखा भी होगा कि पूरे देश भर में एसआईआर करने की तैयारियां चल रही हैं और आगे आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे नए अध्याय लिखे जाने हैं। या देश के अलग अलग हिस्सों में वोट चोर अभियान पे जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग, वो हो सकता है आप कहोगे कांग्रेस का कार्यकर्ता, लेकिन यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी उससे चार्ज होकर सड़क में निकल रहा है तो उसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता और मोदी सरकार की विश्वसनीयता पे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। टैक्स का हाल ये है कि हम अपनी हर सांस में टैक्स दे रहे हैं, हर कदम बाहर निकालते हैं तो लूट है। यहाँ पर फाइलें खिसकने में यहाँ पे कम से कम सालों लग जाते हैं जब तक कि आप हाथ हथेली गर्म नहीं करेंगे अधिकारियों की। तो हम विदेशी निवेश की तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम देशी निवेश की बात भी तो करें ना। हमने एमएसएमई सेक्टर की क्यों दुर्गति कर दी है? पे जिस पृष्ठभूमि पे वो निवेश उस वक्त आ रहा था, वो पृष्ठभूमि थी, वो बैकग्राउंड था मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी छवि और उनका प्रो लिबरल प्रो मार्केट होना। हमें इस बात का यकीन हो कि आज हम जाएंगे बैंक में और बैंक हमको जो है 10 करोड़ का लोन दे देगा और हमें 5 साल तक परेशान नहीं करेगा। मुमकिन है कि मैं भी कोई काम कर लूं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या है कि अगर हम बैंक जाएंगे तो बैंक कल को हमारी तड़िया बेच देगा, लेकिन वही बैंक अंबानी को 5000 हेक्टेयर की जमीन फ्री में दे देगा, वही सरकार दे देगी। वही बैंक से 13,000 करोड़ लेकर के भी जयमाल्या भाग जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आप कहने का मतलब जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो कहानी चल रही थी मोदी जी के आने के बाद, जिस पर वो काफी मंचों पर बोले हैं बार बार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में बेहतर हुआ, वो असल में कुछ हुआ नहीं था, इसीलिए ईज ऑफ बिजनेस डूइंग फॉर अडानी, उसके लिए आसान हुआ है मोदी जी के आने के बाद। उसको एनईटीवी खरीदवा दिए, उसको पोर्ट दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, झारखंड में जहां उसको जमीन चाहिए वो दे दिए, उसको खेत खलिहान, माइंस, मिनरल्स जहां उसको चाहिए उसको दे दिए। आपको नहीं देंगे, हमको नहीं देंगे, आप जाके ले लीजिए बैंक से लोन, देखिए क्या करते हैं आपके साथ बैंक। जो व्यक्ति 4200 किलोमीटर पैदल चल सकता है, जो बाइक से लेह लद्दाख जा सकता है, जो कैलाश मानसरोवर पैदल जा चुका है, उसको कह रहा है कि तू मलेशिया में स्कूटी चला रहा है, तू तेरे पर मौत का खतरा है। राहुल गांधी उस सिक्योरिटी के दायरे को तोड़कर फिर आम आदमी की राजनीति करना चाहता है। कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो प्रेस एनक्लेव के लिए जब ये लोग जाते थे तो बीच में तुगलक रोड थाने के वहां बस से उतर जाते थे और पैदल जाते थे और गेट पे पूछते थे क्यों मैडम ये क्या, यदि होती थी तो वो ऐसे ये लोग चले जाते थे और बैठते थे, बातचीत करते थे, और कभी नहीं होती थी तो वहाँ नाम नोट कर लिया जाता था। अगले दिन फोन आ जाता था कि मैडम ने बोला है कि हम लोग चाय साथ में पियेंगे। खादी तथा ग्राम उद्योग का विज्ञापन छपा है जिसमें गांधी का फोटो और गांधी का चरखा इतना सा है, मोदी जी का फोटो, मोदी जी का चरखा इतना बड़ा है, वो गांधी से बड़ा हो चुका है वो। देखिए, नेपाल में यदि कोई भी राजनीतिक अस्थिरता होती है, चाइना का दखल बढ़ता है, तो ये भारत की असफलता है। कि केरल में शिशु मृत्यु दर जो है वो अमेरिका से भी बेहतर हो गई है। हिमाचल प्रदेश से जो लगातार 3 महीने से डिजास्टर से झेल रहा है, वहाँ को 100% साक्षर घोषित किया गया। वहाँ की 99.4% आबादी साक्षर हो गई। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज चतुर्वेदी जी और विश्वदीपक, जाने माने पत्रकार विश्वदीपक। नमस्ते, दोनों का स्वागत है। विश्वदीपक, आप वोटर अधिकार यात्रा में गए थे, तब से आपसे बातचीत नहीं हो पाई,
लेकिन आप देखें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, निर्देश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को कोट करके उन्होंने कहा है कि जो आधार है वो पहचान का दस्तावेज है और आप उसको नकार नहीं सकते और इसको 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करिए। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको स्वीकार करेगा और वहां की जो एनोमली है जो एसआईआर के बाद हुई है उसका अंत हो जाएगा? देखिए, इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। एक तो ये कि हम्म। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने इसको कल सुनवाई के दौरान और फैसले में कहा, लेकिन जब इस पे राहुल गांधी ने यात्रा निकाली और इस पे सवाल उठने खड़े हुए एसआईआर पर, और ये कहा जाने लगा कि भारत के जो चुनाव आयोग है वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहा है और जिंदा लोगों को मार रहा है, और तमाम तरह की बातें होने लगी। जो लोग घर में उनको बोलता है अनट्रेसेबल है, जो घर में नहीं है उनको बोलता है ट्रेसेबल है, सारे एड्रेस बदले गए, एक एक घर पे 50-50, 60-60 लोग, 150-150 लोग, जीरो मकान के एड्रेस पे हजारों लोग पकड़े गए। ठीक है, तो कमीशन जो है दबाव में आया। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये प्रयोग पहले से वहां शुरू हो चुका है कि भाई लोग आधार कार्ड दे करके बीएलओ से साठ गांठ करके अपना नाम जुड़वा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इसको फाइनली कोर्ट में न्यायालय में कहा, ये स्वागत योग्य बात है, और इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि जिन लोगों के ऊपर ये खतरा आ गया था कि वो बाहर चले जाएंगे वोटिंग लिस्ट से, अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे, वो इंक्लूड मतलब उनको उनका नाम इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन ये इस मुद्दे का बस एक पड़ाव भर है। इलेक्शन कमीशन की जो भाजपा के साथ जुगलबंदी चल रही है इस देश में, पूरी इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मतलब पटरी से उतारने की, ये उस पूरी प्रक्रिया का एक छोटा सा पड़ाव है। मुझे ऐसा लगता है, और आपने अपनी देखा भी होगा कि पूरे देश भर में एसआईआर करने की तैयारियां चल रही हैं, और आगे आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे नए अध्याय लिखे जाने हैं। ठीक है पंकज जी, मतलब आपको लगता है कि अब सच में खत्म हो जाएगा ये और वहां जितने वोटर्स को हटाया गया था, जितने मतदाताओं को हटाया गया था, वो लगभग सारे जुड़ जाएंगे और सब वोट दे पाएंगे जो आगामी विधानसभा चुनाव है बिहार का? एक्चुअल क्या है कि जो 40 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था चुनाव आयोग को कि आपको आधार को भी उस पहचान के रूप में शामिल करना कहा। चाहिए। उसके बिल्कुल। बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंस्ट्रक्शन देना शुरू हो गए थे कि आधार को एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन हम्म। बीएलओ कह रहे थे कि उनके पास में इस प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आधार को आप मानो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट भी कुछ जल्दबाजी में है, कुछ सरकार की गोदी में बैठना चाहता है, कुछ अपने आप को निष्पक्ष दिखाना चाहता है। इसलिए उसका यदि हम पूरा ऑर्डर पढ़ते हैं उसमें लिखते हैं कि ये मतदाता सूची के लिए तो दस्तावेज है, लेकिन हम आधार को नागरिकता का दस्तावेज नहीं मानेंगे। अब आप बताइए, यदि मैं नागरिक नहीं हूं तो मतदाता कैसे हूं? हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक सी यदि बात मेरा है। ये ठीक है, तो ये एक बड़ा एक इस मामले में बहुत कंफ्यूजन है, और ये इसलिए इस समय चिंता की बात है क्योंकि असल में चुनाव आयोग एसआईआर की आड़ में पूरे देश में एक प्रकार से वो एनसीआर लागू करना चाहता है, और बिल्कुल उसके सही। अंदर उसने चुनाव आयोग को सुपारी दी हुई है। अभी एक निजी चैनल के प्रोग्राम में 3 इलेक्शन कमिश्नर ने ज्ञानेश कुमार के बिहेवियर और एटीट्यूड की आलोचना की। हम्म। आखिर उनके पास भी तो कोई अनुभव होगा। लेकिन असल चीज क्या है कि ये जो मसला है बिहार के मसले में सुप्रीम कोर्ट इसलिए जल्दबाजी दिखा रहा है क्योंकि आपको तो चुनाव कराना है, मतदाता सूचियों का फाइनल करेंगे। आप फर्स्ट ड्राफ्ट को फाइनल करने के बाद में सेकंड ड्राफ्ट को कब फाइनल करेंगे? और आपको बताएं बिहार में ये जो आप कह रहे हैं कि कागज दिखा के लोगों ने नाम जुड़वाया, वहां जो बीएलओ था वो केवल फॉर्म भर रहा था मतदाता सूची को सामने रखकर। जिसका मन होता था, जहां पर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ तो नाम हटा बिल्कुल, दिए, जिसका नहीं हुआ तो चलने दिए। इसीलिए वहां पे मरे बिल्कुल। लोगों के नाम और वहां पे एसआईआर के नाम पर जो एसओपी है, जो प्रोसेस है, उसको तो अडॉप्ट किसी ने भी नहीं किया। नहीं किया, लेकिन बिल्कुल। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कदम है हम्म। राजनीतिक दलों के लिए बहुत अच्छा कदम है। मैं आपको बताऊं, कैसे? अब हर राजनीतिक दल को अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता को एक्टिव करना ही पड़ेगा, ताकि हम्म। मतदाता सूची बनते समय सही समय पर राजनीतिक दल का दखल हो सके। ये जो काली गाड़ी सफेद गाड़ी एक दूसरे को चाणक्य और घनानंद कहते थे ना, इनका क्या था? पन्ना प्रमुख कौन होता है? पन्ना प्रमुख का असल काम इस मतदाता सूची को ही मैनिपुलेट करना था। अब आप देखिए कि
चंद्रपुर जिले की एक रातुला विधानसभा में पिछले साल 15 से 24 अक्टूबर के बीच में 7,665 मतदाता ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो गए। वहां के तहसीलदार ने जब देखा कुछ गड़बड़ है तो उसने चेक करना पड़ा चालू किया, किसी में दस्तावेज नहीं, किसी में घर का नाम नहीं, किसी में बाप का नाम नहीं, तो 6,800 नाम उसमें हटा दिए गए। लेकिन जिला प्रशासन ने या चुनाव आयोग ने इस जांच की बात की जांच करने का कोशिश ही नहीं की कि ये 6200-6300 फर्जी वोट रजिस्टर्ड कौन करा रहा था, किस कंप्यूटर से थे या किस ऐप से हुए थे। वो आईपी एड्रेस से 1 मिनट में तलाशा जा सकता है कि हु वाज द पर्सन। लेकिन इतने गंभीर अपराध को लेकर एक गांव में 6,800 वोटर का मतदाता फर्जी रजिस्टर्ड कर रहे हो, इसका नाम आप हटा रहे हो, उसमें कोई जांच ही नहीं हो रही। और तो सोचिए, ये तो चुनाव एक आयोग गांव का की था। ये तो ये आपने एक जो गांव बताया, का, ये एक गांव का था और ये पकड़ा गया विश्व हाँ, दीपक। और अब सोचिए पूरे देश में पता नहीं कितने होंगे जो, भाई इस बात की तो स्क्रूटनी होनी चाहिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे हो जा रहा है, वो भी फर्जी वोटर्स का। आप सोचिए, फर्जी अगर वोटर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है तो इसका मतलब ये कि पूरी डेमोक्रेसी स्टेक पर है। हमें क्या पता कौन कितने भाई कितने। बीजेपी की आईटी सेल यही कर रही है। और देखिए, ये जो 3 चरण 4 चरण में, सभी बिहार में 3 चरण में चुनाव कराने की बात चल रही है, इसको क्या हम्म, होता है, एक मतदाता 4 जगह रजिस्टर्ड है, वो एक जगह वोट डालता है, अपनी उंगली को धोता है, वो दूसरी जगह डाल देता है जाके, फिर उंगली को धोता तीसरी जगह डाल देता है। या आपका नाम रामलाल लिखा हुआ, दूसरे का श्यामलाल लिखा, चौथी का तबस्सुम कुमार लिखा हुआ है। बिल्कुल नहीं, तो मैं ये ये जो पूछ रहा, धंधा ये मैं ये धंधा जो पूछ चल रहा रहा था। है, देखिए, जी एक जी सेकंड जी। इस पूरी चीज को समझिए। हम्म। महादेवपुरा का मतदाता सूची कैसे पकड़ी गई? फेस डिटेक्शन के जरिए हम्म। उसमें मल्टीपल वोटर्स को छांटा गया। और इसीलिए चुनाव आयोग जो है, कंप्यूटर से डिटेक्ट करने वाली मतदाता सूची नहीं दे रहा है, क्योंकि आप एक नाम में तत्काल पकड़ में आ जाएंगे, फेस में एक बार में पकड़ में आ जाएंगे। जो इनकी बेईमानी है। यदि चुनाव आयोग सोचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की आड़ में भरोसा जीत रहा है, तो वो गलतफहमी में है। सुप्रीम कोर्ट यदि सोच रहा है कि इस प्रकार एक दो चॉकलेट उछाल के वो अपने आप को निष्पक्ष दिखा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट वो बकलोल है जो बकता, यानी जो नापता तो 1,000 गज है दुकानदार, लेकिन जब फाड़ने की नौबत आती है उस थान में से, तो 1 मीटर थामता है। ये पूरे चुनाव की प्रक्रिया में स्पष्ट हो गया है। और पूरे देश में ये सवाल खड़ा हो गया है। इतना छोटा मुद्दा नहीं है। अभी परसों सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ कहते हैं कांग्रेस सबसे कमजोर है, हालांकि सीतापुर से कांग्रेस का सांसद है जो अभी रेप में बंद हो गया था, लेकिन हम्म। वहां पर जिस तरीके की भीड़ इकट्ठा हुई, या देश के अलग अलग हिस्सों में वोट चोर अभियान पे जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग वो, हो सकता है आप कहोगे कांग्रेस का कार्यकर्ता है, लेकिन यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी उससे चार्ज होकर सड़क में निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता और मोदी सरकार की विश्वसनीयता पे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो नीचे का अधिकारी है, बीएलओ, वो जो है आधार की जांच कर सकता है। तो ये जब आधार की जांच कैसे करेगा वो? भाई यदि यदि आपका झूठा आधार है, तो आप हम्म। बायोमेट्रिक या किसी तरीके से उसके अंदर आपका नहीं आएगा। भाई बिल्कुल। जैसे मैंने फर्जी आधार बना लिया, तो यदि हम्म। वो उंगली लगाकर उसने किया, जैसे आप देखो ना, ये हम आजकल मोबाइल कनेक्शन लेने जाते हैं तो उनके पास भी तंत्र है आपके आधार को एक्सेस करने का। हम्म। बैंक के उनके पास भी आधार को एक्सेस करने का है। तो हम्म। वो उन्होंने उसको दिया हुआ, उसको चेक कर सकते हो, कोई बहुत सामान्य चीज है, बहुत बिल्कुल। सामान्य सी प्रोसीजर है। विश्व दीपक, जी। एक खबर है एफडीआई को लेकर के कि कोविड के बाद पिछले 4 सालों में जो एफडीआई का जो इनफ्लो है वो एनुअली लगभग 0.3% रहा है। और जो आउटफ्लो है
एफडीआई का, उसका प्रतिशत है लगभग 19%, 18.9%। एक तरीके से देखा जाए, अगर आप इसको नेट देखेंगे तो नेगेटिव में इनफ्लो है भारत का। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिरकार पिछले 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि एफडीआई का जितना स्कोप था, भारत में बहुत तेजी से एफडीआई आया था, ये सारा स्कोप ही बिल्कुल पलट गया। ऐसा क्या हुआ? ना इस पर अखबार बात कर रहे हैं, ना इस पर नेशनल मीडिया बात कर रहा है। देखिए, एफडीआई को अब मोटे तौर पर समझें तो एफडीआई है क्या? एफडीआई वो चीज है, मान लीजिए कि मैं अमेरिका का आदमी हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे 100 रुपए है, हमें उसको अपनी किसी कंपनी में लगाना है। अगर हम उसको अमेरिका में लगाते हैं तो 100 रुपए में से मान लीजिए कि हमको 80 रुपए लगाना पड़ेगा, तो हमारे लिए 20 रुपए ही बचेगा। और हमको पता है कि भाई अगर हम इस काम को भारत में लगाते हैं तो हमें वहां पे 40 रुपए ही लगेगा, हमको 60 रुपए बचेगा, मोटे तौर पर। एक बहुत बेसिक बात बता रहे हैं आपको। लेकिन हम 60 रुपए भारत में कब लगाएंगे? जब हमें कम से कम इस बात का भरोसा हो कि भारत में लाइट तो रहेगी, भारत में जहां हमारी कंपनी काम करने वाले वहां लोग तो पहुंच जाएंगे, सड़क तो ठीक होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक होगा। हम्म। जहां पर भारत में अगर हमें कंपनी लगा भी रहे हैं, जहां पे हमारे काम करने वाले लोग हैं, वहां पर हमें पुलिस को मान लो घूस भी देना होगा तो 10-15 रुपए से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। हम्म। फाइल खिसकने में कम से कम 4 साल तो नहीं लगेंगे। तो मोदी जी जब हम्म। आए थे सत्ता में तो उन्होंने क्या कहा था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, यानी कि हम्म। सरकार का धंधे में कोई धंधा नहीं है, रोल नहीं होना चाहिए। और वो ये भी कहते हम्म। हैं कि व्यापार हमारे खून में है। और उन्होंने ये दावा किया कि हम जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, गडकरी तो बोलते ही थे कि अमेरिका की हम्म। सड़कें भी पीछे हो जाएंगी। लेकिन ये बेसिकली हम्म। ये सारी जो इनकी थी वो लंतरानियां थी, एक शब्द में कहे तो। और वो अब हम्म। एक्सपोज होकर के बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी हैं। भारत लगातार नीचे जा रहा है, लगातार, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से। और भारत की जो छवि बन रही है विदेशों में, वो वो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। और वो एफडीआई ही नहीं, आने वाले हम्म। सालों में समस्त चीजों को भारत में आने से रोक देगी। वो छवि क्या है कि भारत में एक हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, जहां पे मुसलमानों को पीटा जाता है, जहां पे बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। गुड़गांव में जहां पे 4-4 घंटे जाम लगता है, आपने भी हाल ही में तस्वीरें देखी हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। 20 किलोमीटर तक पूरा गुड़गांव जाम में फंसा रहा। गुड़गांव में हम्म। गंदगी है, उस गंदगी को दूर करने के लिए यूरोपियन कंट्री के कुछ वहां पे जो लोग और रहते हैं विदेशी, वो सफाई अभियान चला रहे हैं। भारत की सड़कें इतना बुरी तरह से इस समय टूटी हुई है कि जहां हम लोग रहते हैं यहाँ पे ये डर लगता है कि कब हमारी गाड़ी सड़कों में गड्ढों में गिर जाएगी। और टैक्स ऑन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। टैक्स का हाल ये है कि हम अपनी हर सांस में टैक्स दे रहे हैं, हर कदम बाहर निकालते हैं तो लूट है यहाँ पर। फाइलें खिसकने में यहाँ पे कम से कम सालों लग जाते हैं, जब तक कि आप हाथ हथेली गर्म नहीं करेंगे अधिकारियों की। तो कुल मिलाकर के इन लोगों का जो दावा था मोदी सरकार का, वो एक्सपोज हुआ है। और यही वजह है, इनका जो अकर्मणता थी, अयोग्यता थी, इनकी अक्षमता थी, वो खुल के सामने आ गई है। और एफडीआई जीरो, लगभग ना के बराबर आप इसको कह सकते हाँ, हैं। लगभग ना के बराबर है, बिल्कुल सही बात। जितने बिल्कुल। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग इसको बाहर निकाल रहे हैं। पर पंकज जी, इसमें मेरा सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि जब से मोदी जी आए तो उसके बाद लगभग 2.5 गुना एफडीआई बढ़ा है 2004 से 2014 की बनिस्पत। मतलब जो मनमोहन सरकार में जो एफडीआई आया था 10 साल में, उसके बनिस्पत 2.5 गुना एफडीआई बढ़ा। लेकिन ये पिछले 4 सालों की कहानी बिल्कुल उलट गई है। पिछले 4 सालों में ऐसा क्या हुआ है भारत में जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता है, जिसके बारे में कोई सूचना नहीं है, कि एफडीआई बिल्कुल लगातार नीचे गिरता जा रहा है, इतना नीचे कि 1% भी नहीं एनुअल। मुझे अर्थ मामलों में इतना ज्यादा दखल नहीं है, मैंने केवल अखबारों में ये खबर ही पढ़ी है। मेरा जी। अपना जो एनालिसिस है वो यही है कि देश में जो नफरत का माहौल है, हम्म। और उससे शायद विदेशी निवेशकों के मन में एक डर है। और हम्म। एक अशांति की जो संभावना रहती है उन इलाकों में। आमतौर पर कंपनियां पैसा नहीं लगाती हैं, और हमारे यहाँ विदेशी निवेश के नाम पर हर साल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर सरकार बड़े बड़े सम्मेलन करती चली जाती है। और इतने एमओयू हो जाते हैं तो उस समय तो लगता है कि अब घर से निकलना मुश्किल है, क्योंकि आप घर से निकले और कोई 2-3 लोग पकड़ के आपके हाथ पैर खींचेंगे कि नहीं आप मेरे यहाँ नौकरी करो। तो जो ये फर्जीवाड़े पे टिका हुआ तंत्र है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि वो नहीं आ रहा। तीसरा जो एक सबसे बड़ा मुझे कारण लगता है कि अब सरकार का काम व्यापार करना हो गया है, और सरकार का हर मंत्री
अपने अपने इलाके में अपने अपने लोगों को व्यापार देने में लगा हुआ है। इसीलिए जब क्या होता है कि देश हित से बड़ा जब व्यक्तिगत हित हो जाता है, तो जाहिर है कि इस तरीके की संभावनाओं में कमी आती है। हम विदेशी निवेश की तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम देशी निवेश की बात भी तो करें ना। हमने एमएसएमई सेक्टर की क्यों दुर्गति कर दी है? हमारे कुटीर उद्योग क्यों खत्म हो गए? अभी गुड़गांव का उदाहरण विश्व दीपक ने दिया। बैंगलोर की क्या स्थिति है, हैदराबाद की क्या स्थिति है, चेन्नई की क्या स्थिति है, मुंबई की क्या स्थिति है। तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बेसिक एम्यूनिटीज को लेकर और ह्यूमन रिलेशंस को लेकर, इन सबका असर तो जाहिर है कि पड़ना ही है। मनमोहन सिंह के दौर से 2.5 गुना बढ़ा इसका। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, ये है कि जिस बैकग्राउंड पे, जिस पृष्ठभूमि पे वो निवेश उस वक्त आ रहा था, वो पृष्ठभूमि थी, वो बैकग्राउंड था मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी छवि और उनका प्रो लिबरल प्रो मार्केट होना, और भारत के एक उदार मॉडर्न फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी और मार्केट के रूप में उस समय जो भारत की छवि थी, उस वजह से उस पूरे 4-5 साल के दौर में इन्वेस्टमेंट आए। आज भारत की छवि ये है कि भारत एक डूबता हुआ राज्य है, जगह है, जहां पे आप जाएंगे तो आपको अधिकारियों को घूस देना पड़ेगा, जहां पे आपको जाकर के दंगे झेलने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो बिजनेस कैसे होता है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की जो टेंडेंसी है, स्टार्टअप है, चाइना की जो कहानी है, चाइना के जो राइज करने की कहानी है, इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की कहानी है, वो स्टार्टअप में छिपी हुई है, स्टार्टअप बिजनेस के विकास में। मोदी जी ने भी बड़े जोर शोर से स्टार्टअप की बात शुरू की, लेकिन स्टार्टअप कैसे शुरू होता है? अगर हमें हमें इस बात का यकीन हो कि आज हम जाएंगे बैंक में और बैंक हमको जो है 10 करोड़ का लोन दे देगा और हमें 5 साल तक परेशान नहीं करेगा, तो मुमकिन है कि मैं भी कोई काम कर लूं। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है कि अगर हम बैंक जाएंगे तो बैंक कल को हमारी तड़िया बेच देगा। लेकिन वही बैंक अंबानी को 5,000 हेक्टेयर की जमीन फ्री में दे देगा, वही सरकार दे देगी। वही बैंक से 13,000 करोड़ लेकर के भी जय माल्या भाग जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। समझिए, तो जो बिजनेस करने वाले लोग भी हैं, जो बिजनेस करने के दुस्साहस कर सकते हैं, वो लोग भी पीछे हटते हैं और वो एक सेफ रास्ता चुनते हैं जहां की कम से कम फायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो। यही वजह है कि भारत के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग, समृद्ध लोग, बिजनेसमैन यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो इसका मतलब, आपके कहने का मतलब, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो कहानी चल रही थी मोदी जी के आने के बाद, जिस पर वो काफी मंचों पर बोले हैं बार बार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में बेहतर हुआ, वो असल में कुछ हुआ नहीं था। इसीलिए ईज ऑफ बिजनेस डूइंग फॉर अडानी, उसके लिए आसान हुआ है मोदी जी के आने के बाद। उसको एनईटीवी खरीदवा दिए, उसको पोर्ट दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, झारखंड में जहां उसको जमीन चाहिए वो दे दिए, उसको खेत खलिहान, माइंस मिनरल्स जहां उसको चाहिए उसको दे दिए। आपको नहीं देंगे, हमको नहीं देंगे, आप जाके ले लीजिए बैंक से लोन, देखिए क्या करते हैं आपके साथ बैंक। बिल्कुल। अच्छा पंकज जी, एक चीज है कि अब ये देखिए कि भारत में सबसे प्रदूषित शहर है दुनिया के, सबसे ज्यादा असुरक्षित स्थान भारत में महिलाओं के लिए है, और इतने सब के बावजूद अगर हम ये आशा कर रहे हैं कि एफडीआई बढ़ना चाहिए, तो फिर बहुत ही मुश्किल बात है। तो बजाय इन चीजों पर चर्चा करने के, सोशल मीडिया पूरा चर्चा इस बात पे कर रहा है कि राहुल गांधी मलेशिया यात्रा पर गए और उसको लेकर के तमाम छीटाकशी कर रहे हैं। मैं कल की एक घटना सुना रहा हूँ जो इंडिया टीवी जो रजत शर्मा का है, उस पे जी 4 जमूरे बैठ के चर्चा कर रहे थे इस पे। तो अग्निहोत्री ने बोला, विनोद ने, कि भाई राहुल गांधी कहीं भी जा रहे हो तो भारत सरकार को मालूम होता है। कोई आदमी विदेश जाता है तो उसका वीजा, ये सब कुछ जानकारी होती है। तो विजय त्रिवेदी जो हैं वो कह रहे थे कि राहुल गांधी स्कूटर पे घूम रहे हैं, अब आप बताइए उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो दोष देंगे, और फिर कुछ हो गया तो फिर दोष दिया जाएगा। अरे भाई, एक्सीडेंट की बात करने वाले से मैं पूछना चाह रहा था कि विपिन रावत जो देश के पहले सीडीओ थे, थल सेना के प्रमुख रहे, वो इतने सुरक्षित 2 हेलीकॉप्टरों के साथ जा रहे थे और उनकी मौत को किस तरीके से गुपचुप डाल दिया। तो दुर्घटनाओं में मौत तो माधवराव सिंधिया की भी हो गई थी, साहिब सिंह वर्मा की भी हो गई थी, विपिन रावत की भी हो गई थी। आप एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति 4200 किलोमीटर पैदल चल सकता है, जो बाइक से लेह लद्दाख जा सकता है, जो कैलाश मानसरोवर पैदल जा चुका है, उसको कह रहा है कि तू मलेशिया में स्कूटी चला रहा है, तू, तेरे पर मौत का खतरा है। असल में देखिए, आपको समझना होगा कि राहुल गांधी किस राजनीति को तोड़ना चाह रहे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद राजीव गांधी की हत्या के बाद में
कि देश का जो पूरा लोकतंत्र सुरक्षा के नाम पर एक एलिट हो गया, उसका आम आदमी से सरोकार खत्म हो गए। नेता और आम आदमी के बीच में लोभी अफसर खड़े हुए हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी करते हैं। वो अखिलेश यादव को टोटी चोर वाली कहानी बता देते हैं, जो भी है सामने है। राहुल गांधी उस सिक्योरिटी के दायरे को तोड़कर फिर आम आदमी की राजनीति करना चाहता है। वो उसके सिंबल्स हैं, स्कूटर पे चलना या मोटरसाइकिल पे चलना या पैदल चलना। मैंने सुना है मेरे सीनियर पत्रकारों से, जब मैं 89 में दिल्ली में था, कि जब हम्म। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो प्रेस एनक्लेव के लिए जब ये लोग जाते थे तो बीच में तुगलक रोड थाने के वहां बस से उतर जाते थे और पैदल जाते थे और गेट पे पूछते थे, क्यों मैडम है क्या? यदि होती थी तो वो ऐसे ही ये लोग चले जाते थे। वो बैठते थे, बातचीत करते थे, और कभी नहीं होती थी तो वहां नाम नोट कर लिया जाता था। अगले दिन फोन आ जाता था कि मैडम ने बोला है कि हम लोग चाय साथ में पियेंगे। तो एक जो जन सरोकार की राजनीति का उद्देश्य होता है कि हम जन सरोकार में जनता के बीच सर्वसुलभ हो। राहुल गांधी वही राजनीति कर रहा है और उसी का डर चंपू मीडिया और संघ की गोद में खेल रहे लल्लाओं को है। मैं मलेशिया जाऊं, इंडोनेशिया जाऊं, कहीं जाऊं, उससे अमित मालवीय को क्या फर्क पड़ रहा है भाई? आप उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हो जो व्यक्ति 1.25 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होटल बुक कर रहा है, जो विदेश यात्राओं में 30 से 35 करोड़ रुपए यूं ही खर्च कर दे रहा है, और वो संत है। कि अखबारों को जरा ध्यान दीजिए, खादी तथा ग्रामोद्योग का विज्ञापन छपा है, जिसमें गांधी का फोटो और गांधी का चरखा इतना सा है, और मोदी जी का फोटो, मोदी जी का चरखा इतना बड़ा है। वो गांधी से बड़ा हो चुका है वो। तो गांधी की सादगी, गांधी की मितव्ययिता सब उसमें है। तो आप देख लीजिए, आप उसके बारे में चर्चा करिए ना। भाई राहुल गांधी तो विदेश जा रहा था, अपनी जेब से जा रहा होगा, और क्या, बिल्कुल है ना? भाई वो सही बात सरकारी है। सांड पे चढ़ के जा नहीं रहा है जैसे मोदी जी आते हैं। सोशल मीडिया नेपाल में बैन कर दिया जाता है, और आप सोचिए 2 दिन में ही सरकार झुक गई नेपाल में, लेकिन जब 20 लोग मर गए तब झुकी। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैंने सुनी छोटे मोटे वीडियोस में, सोशल मीडिया में ही, अखबारों में तो नहीं है, कि वहां युवा ये बात कर रहा है कि नेताओं के बच्चे किस तरीके के हैं और हमारे आम लोगों के यहाँ क्या चल रहा है। नेताओं के बच्चों का रहन सहन क्या है, हमारे यहाँ क्या है, हम क्या खाना पीना खा रहे हैं, वो लोग कौन सा जीवन जी रहे हैं। आखिरकार इस किस्म की आर्थिक असमानता क्यों है, ये भी एक सवाल था जिसको सरकार ने तुरंत दबा दिया। यही यही मुख्य सवाल है जो पंकज जी कह रहे थे। मैं उसी बात को असल में कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी तो स्कूटर से घूम रहा है, वो अपने पैसे से जा रहा है, एक आम आदमी की तरह हाफ पैंट टी शर्ट पहन के घूम रहा है। और जब तुम बिल्कुल। जाते हो तो तुम दिन भर में पर डे तुम्हारा 1.5 करोड़ का तुम्हारा खर्चा है सिर्फ रुकने का, बाकी 1 करोड़ तुम्हारे खाने पीने का। तो तुम 1 करोड़ खर्चा करोगे और हम 50,000 भी खर्च करने में हम महीने में हमारी हालत खराब हो रही है। यही वजह है कि नेपाल के लोग गुस्से में हैं। वो अपने पॉलिटिशियन से ये सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे हार्वर्ड में, येल में और लंदन में और अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख में रहेंगे, वहां पढ़ेंगे, वहां खाएंगे, और हम यहाँ पे बेरोजगार रहेंगे। 10% वहां बेरोजगारी है, बिल्कुल 10% वहां पे बेरोजगारी की दर है, 10% से ऊपर है शायद। तो ये जो आर्थिक असमानता है वो नेपो बेबी के नाम से उनको नेपो जय शाह क्या है? जय शाह नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसको न हिंदी पढ़ने आती, न उसको अंग्रेजी पढ़ने आती, तो वो क्रिकेट का बैट पकड़ सकता ठीक से, लेकिन बीसीसीआई के चीफ है, मेरे ख्याल से आईआईसी में भी पूछे वो। ये चीज, हाँ हाँ। तो ये में मुख्य सवाल यही है जो राहुल गांधी यहाँ पे उठा रहा है। अमित मालवीय उसका जवाब नहीं देगा कि नितिन गडकरी के बेटे को जो प्रॉफिट है वो 17 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ के ऊपर कैसे हो जा रहा है 1 साल के अंदर अंदर। वो कौन सा ऐसा जादू जानता है नितिन गडकरी का बेटा? इंडिया का बेटा ऐसा कौन सी काबिलियत है उसके अंदर कि वो 28-29 साल का लड़का जिसको कि ठीक से बैट पकड़ना नहीं आता, वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का चीफ बन जाता है। वो हाँ, ज्योतिरादित्य का बेटा नेपो चीफ बन गया, बेबीज जो बिल्कुल। है, बिल्कुल मुख्य जो आक्रोश है, जो मुद्दे हैं, वो यही है। आरमन सिंधिया नाम है ना पंकज जी उसका? महाआर्यन, अच्छा, महाआर्यन, ओके। महा लगा महा भी हुआ। है ना, छोटा नहीं है वो। महारैली। एक्चुअल क्या है कि हम नेपाल को जिस नजरिए से देख रहे हैं
वो सब सामने दिख रहा है। वहां स्टोरी दूसरी है। अच्छा। देखिए क्या है कि काठमांडू का जो मेयर है हम्म। वो इस सरकार को गिराने के लिए बहुत सारी चीजों को स्पॉन्सर कर रहा है। वहां पर सोशल मीडिया की साइट्स पे एक कानून आया था, वो हमारे यहाँ भी आया था, जब कपिल सिब्बल थे तब भी आया था और अभी भी आया था कि उस पर रेगुलेट किया जाए। उसमें यह था कि आपके पास में एक वक्त था कि आपको इतने दिनों में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है जिससे फेक अकाउंट्स ना चले, और उसके बाद में जिनका नहीं होगा उनके बंद कर दिए जाएंगे। ये उसके हम्म। पीछे की स्टोरी है। ठीक है। अब देखिए नेपाल को आप समझिए, नेपाल काठमांडू से दूर ललितपुर जिले में भी कल कर्फ्यू लग गया, वहां भी कुछ लोग मरे। ललितपुर नेपाल का। नेपाल की इकोनॉमी में क्या है? नेपाल की इकोनॉमी एक तो टूरिज्म पे टिकी है, और दूसरा है कि वहां के लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं। यदि आप कभी कराची से काठमांडू फ्लाइट देखें, आपको भरी हुई मिलेगी। यदि काठमांडू से आप गल्फ की कोई फ्लाइट देखें, आपको खूब भरी मिलेगी, और उसमें 80% लड़कियां होती हैं। अब है क्या वहां पर, पूरी इकोनॉमी विदेश में नौकरी करने वाले लोगों पर टिकी हुई है, और उन सबका कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, जो सस्ते इंटरनेट के जरिए हो जाता है, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का रजिस्ट्रेशन और इन सबको लेके जब बैन हुए तो हुआ कि लोगों के कम्युनिकेशन बंद हो गए। तो इस जो व्यक्तिगत असंतोष था उसको भुनाने के लिए हम्म। लोगों की भीड़ को लाया गया। ऐसी भीड़ें हमने केजरीवाल के आंदोलन में भी बहुत देखी है, निर्भया कांड में भी देखी है हम्म। ना। इलाहाबाद में वो रेलवे की परीक्षा वगैरह को लेकर इससे बदतर सड़क पे लोग थे। बिल्कुल। आखिर भारतीय मीडिया का उसमें क्यों इंटरेस्ट है, आपको इस हम्म। चीज को समझना होगा। जी जी। वहां भी एक पॉलिटिक्स है हिंदू राष्ट्र वालों की लेकर और कम्युनिस्ट पार्टीज को लेकर। भारत एक असफल विदेश नीति का देश बनता जा रहा है, जो अपने पड़ोसी देशों में कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। हमने ऐसी अनियंत्रण श्रीलंका में देख लिया, हमने ऐसा नियंत्रण मालदीव में देख लिया, अभी बांग्लादेश का स्थिति तो है ही है। पाकिस्तान तो हम्म। सुपर फ्लॉप देश है। हमारे एक पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान घुस गए। हमारी विदेश नीति या हमारा इंटेलिजेंस कहाँ पे है? ये जो स्टोरी है ना हम्म। नेपाल की, हम्म। ये इसके आगे की है। भारतीय मीडिया केवल इसको इसीलिए दिखाना चाहता है कि फिर से एसआईआर के मुद्दे, राहुल गांधी के मुद्दे, वोट चोरी के मुद्दे, इससे आपका ध्यान हम्म। हटा दिया जाए और बताया जाए देखो सोशल मीडिया कितना ताकतवर है। हम्म। देखिए नेपाल में यदि कोई भी राजनीतिक अस्थिरता होती है, चाइना का दखल बढ़ता है, तो ये हम्म। भारत की असफलता है। हम क्यों बिल्कुल है। नहीं अभी इस पे, आप चीन के से आप हमारा देश नतमस्तक हो रहा है, और उधर चीन ने, जो चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर जो उसने संयुक्त डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रखा, वो जो उससे सड़क बना रहा है, वो तो हम्म। हमारा जो सिलचर वाला चिकन नेट उसको पीट के आ जाएगा। बिल्कुल हम सही इन बात सब है। चीजों पे ध्यान लोगों का ना जाए, इसके लिए हम्म। नेपाल में विद्रोह हो गया। सोशल मीडिया को लिए, सोशल मीडिया को लेकर नहीं है। देखिए बिटवीन द लाइंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप अभी जी जी। काठमांडू टाइम्स देखा, मैं 3 अखबार अभी नेपाल के देख चुका हूँ अंग्रेजी के। एक अखबार हम्म। तो छपा नहीं लेकिन उसकी वेबसाइट है, बाकी 2 अखबार अवर नेपाल, और उसको देखा है मैंने। आप देखिए आपको उसके पीछे की कहानी मालूम पड़ेगी। ओली सरकार के खिलाफ काठमांडू का मेयर क्यों है? देखिए आप काठमांडू को समझिए, काठमांडू एक अलग चीज है, नेपाल एक अलग चीज है। काठमांडू एक प्रकार से एक अपने आप में ट्रांसफॉर्मिंग कंट्री टाइप है, जहाँ पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा दखल है, जहाँ पे चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हमारे यहाँ जितनी सारी बहुत सारी गतिविधियां हमारे यहाँ से संचालित होती हैं। हमारा हम्म। आईबी या रॉबी करता है तो उनके लिए सबसे कंफर्टेबल रूट काठमांडू होता है। काठमांडू तो बिल्कुल, दूसरे देशों तमाम का भी सुरक्षा होगा। एजेंसियों की। हाँ, दूसरे मुल्कों का भी तो बिल्कुल ये हब है। ठीक है। तो ये सब हम्म। चीजों को हम, क्योंकि
इंडियन मीडिया दुष्ट है, उसको बिहार चुनाव से मिस इंटरप्रिटेट करना है। अभी देखिए उन्होंने शुरू कर दिया कि कांग्रेस पिछली बार 70 में लड़ी थी, इस बार तो 66 पे तैयार हो रही है। कोई बातचीत ही नहीं है। या तेजस्वी यादव का राहुल गांधी से कांग्रेस से टकराव हो रहा है, ये अभी आपको सब चलता दिखेगा। ये पकाई जाती है खबर अमित मालवीय के कारखाने में, वो जो पीएम ऑफिस में जोशी जी है कौन है, वहां से ये सब बनती है, फिर पुड़िया बढ़ जाती है सबको साथ में, फिर बोल देता है इसका 5 विज्ञापन पतंजलि के कर दो, इसको एशियन पेंट के कर दो, इसको बोल दो, इसको वो जर्मनी वाले लाला जी हैं वो विज्ञापन दे देंगे, इसको अडानी दे देगा। ये खेल और होने लगा है कि पुड़िया के साथ में कॉर्पोरेट का एक लिफाफा जाता है। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग ये वाला प्रोग्राम करते हैं ताकि पता चल सके कि अखबारों की असल में असलियत क्या है। ये आखिरकार पैसे से चल रहे हैं या खबरों से चल रहे हैं, लेकिन ये जो खबरें हैं ये सब पैसे से पैदा की जा रही हैं। ठीक है, आज इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। मैं इसमें इस खत्म करने से पहले 2 पॉजिटिव न्यूज पे फिर से चर्चा करना चाहूंगा। जी जी जी। जो मैं चाहता था कि इस मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया के फर्स्ट पेज पे हो। पहली खबर ये है कि केरल में शिशु मृत्यु दर जो है वो अमेरिका से भी बेहतर हो गई है। विश्व का ऐसा राज्य बन गया जहां पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम हो गई। दूसरी खबर है हिमाचल प्रदेश से जो लगातार 3 महीने से डिजास्टर से झेल रहा है, वहां को 100% साक्षर घोषित किया गया। वहां की 99.4% आबादी साक्षर हो गई है। मुझे लगता था कि ये खबरें हमारे मीडिया के टॉप पे होना चाहिए थी, जिससे देश गर्व कर सके और देश इनसे सीख सके कि आपने साक्षर कैसे बनाया और आपने मोर्टेलिटी रेट कैसे कम किया। लेकिन इस पे हम चर्चा नहीं करते। हमें नेपाल की चिंता है, वो भी इसलिए कि देखो टिकटॉक बंद हो गया, शुरू हो गया सोशल मीडिया। अब हम इसको बातचीत को यहाँ पे रोक सकते हैं। जी थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। यही खत्म करते हैं।